नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने इतिहासकारों की सारी पुरानी सोच को एक ही झटके में बदल कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी शानदार प्राचीन सभ्यता जिसके बारे में दुनिया को केवल 100 साल पहले तक कोई भनक ही नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही, लेकिन जब बाहर आई तो उसने मानव इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही हिलाकर रख दिया। चलिए इसके रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि प्राचीन इतिहास मतलब बस आदिम और पिछड़ा हुआ जीवन, है ना? ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले लोग बस कच्ची झोपड़ियों में रहते होंगे। लेकिन क्या हो अगर ये सच सामने आए कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो हमारे आज के कई आधुनिक शहरों से भी कहीं ज्यादा साफ सुथरी और शानदार तरीके से व्यवस्थित थी। सच मानिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सच है जिसे देखकर आज के टॉप इंजीनियर्स भी एकदम हैरान रह जाते हैं। और पता है इस शानदार दुनिया की खोज कैसे हुई? इसकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 1829 में जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश फौजी अपनी टुकड़ी से भाग निकला। भंजारे की तरह घूमते हुए उसे कुछ रहस्यमयी खंडर दिखे, पर तब किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। फिर आया 1856। ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में इस हजारों साल पुरानी सभ्यता की पक्की ईंटों को मामूली गिट्टी समझकर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। मतलब लिटरली उन्होंने इतिहास के ऊपर ट्रेन चला दी। असली रहस्य तो तब खुला जब 1921 में हड़प्पा में ठीक से खुदाई शुरू हुई और जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर बाहर निकल आया। जब खुदाई का ये सिलसिला आगे बढ़ा तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं थी। अब तक लगभग 1400 से ज्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं और ये साइट्स आज के 3 देशों में फैली हुई हैं: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस खोज का पैमाना इतना विशाल था कि उस समय के लोगों के लिए इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। चलिए इसके आकार को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमने हमेशा बचपन से प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की महान कहानियां सुनी हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। इसे ऐसे समझिए कि अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों महान सभ्यताओं को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी सिंधु घाटी का साम्राज्य उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा था। भाग 1, समय से आगे के शहर। इस सभ्यता ने तकनीकी और शहरी विकास का जो लेवल अचीव किया था वो आज के मॉडर्न टाउन प्लानर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इनकी सड़कें एकदम सीधी थीं, जो एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री पर काटती थीं। हर घर में अपना इंडोर टॉयलेट था और शहरों में ढकी हुई नालियां थीं जिनमें साफ सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल तक बने हुए थे। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली 2 चीजें हैं। पहली, इस विशाल सभ्यता के किसी भी कोने में देखें तो ईंटों का साइज 4:2:1 के एक एकदम फिक्स स्टैंडर्ड अनुपात में ही मिलता है। और दूसरी, एक बाजार की खुदाई में आज के जमाने जैसी फास्ट फूड स्टाइल टेक अवे खिड़की भी मिली है। शायद लोग वहां लाइन में लगकर अपना खाना लेते होंगे। ये सब देखकर लगता है ना कि वो लोग हमसे कितने मिलते जुलते थे। इनकी इंजीनियरिंग का एक और मास्टरपीस है द ग्रेट पाथ। मोहनजोदाड़ो में मिला ईंटों का ये विशाल कुंड लगभग 900 वर्ग फुट में फैला हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने नेचुरल डामर यानी बिटुमिन का इस्तेमाल किया था। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले एक स्विमिंग पूल को वाटरप्रूफ करने की टेक्नोलॉजी उनके पास थी। ये वाकई उनकी इंजीनियरिंग जीनियस होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। भाग 2, शांति का साम्राज्य। इतनी एडवांस व्यवस्था देखने के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो खुदाई में मिली चीजों से भी ज्यादा हैरान करता है, और वो रहस्य है उन चीजों का जो वहां नहीं मिली। मिस्र और मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान हमें बड़े बड़े महल मिले, राजाओं की विशाल मूर्तियां मिली और युद्ध के भयानक हथियार मिले। लेकिन सिंधु घाटी में कुछ भी नहीं। यहां किसी राजा का कोई महल नहीं मिला, ना ही कोई भव्य मंदिर मिला, और सबसे बड़ी बात, युद्ध या हथियारों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। यहां मिली तो बस आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें, जैसे पब्लिक बाथ और अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार। इससे साफ पता चलता है कि ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण समाज था, जहां राजा प्रजा या ऊंच नीच का कोई खास भेदभाव नहीं था। अब सवाल यह है कि अगर वो युद्ध नहीं कर रहे थे तो फिर कर क्या रहे थे? इसका जवाब है व्यापार, वो भी एकदम ग्लोबल लेवल पर। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती की और उससे सूती कपड़ा बनाया।
ये लोग कपास, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी और कारेलियन पत्थर का भारी मात्रा में निर्यात करते थे और बदले में तांबा, चांदी और लैपिस लाजुली मंगाते थे। मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुहा के नाम से बुलाते थे। इनका इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क सच में बहुत मजबूत और फैला हुआ था। और इस बड़े व्यापार को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने के लिए उनके पास एक ऐसा सिस्टम था जो आज भी अचंभित करता है। 13.7 ग्राम, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये पूरे सिंधु घाटी साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाले वजन का एक बेहद सख्त और स्टैंडर्ड सिस्टम था। व्यापार में पूरी तरह से ईमानदारी और फेयरनेस बनाए रखने के लिए वहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बाट का वजन एकदम सटीक 13.7 ग्राम ही होता था। ये दिखाता है कि वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था और लेन देन को लेकर कितने ज्यादा अनुशासित थे। भाग 3, अनसुलझा कोड। इतना सब जानने के बाद दिमाग में आता है कि हमारे पास इनकी हर चीज की इतनी सटीक डिटेल आखिर आई कहां से। सच तो यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसी रहस्यमयी लिपि जिसने पिछले पूरे एक सदी से दुनिया भर के टॉप इतिहासकारों और भाषाविदों के पसीने छुड़ा रखे हैं। देखिए, अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं, राइट? लेकिन इनकी लिपि में 400 से भी ज्यादा अलग अलग प्रतीक या सिंबल मिले हैं। ये एक लोगो सिलेबिक लिपि है। इसका मतलब है कि इनमें से हर एक सिंबल केवल एक अक्षर नहीं है, बल्कि वो एक पूरा का पूरा शब्द या कोई खास आवाज है। इसे डिकोड करना किसी विशाल पजल को सॉल्व करने जैसा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के इस मॉडर्न युग में, जहां हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स हैं, फिर भी लगातार 100 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी इस लिपि का एक सिंगल शब्द क्यों नहीं पढ़ा जा सका? आखिर क्या वजह है कि प्राचीन भाषा आज भी पूरी तरह से खामोश है? इस अनसुलझे रहस्य की सबसे बड़ी वजह है एक रोज़ेटा स्टोन का ना होना। मिस्र की भाषा को इसलिए डिकोड किया जा सका था क्योंकि वहां एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर एक ही बात मिस्र की लिपि और ग्रीक भाषा दोनों में लिखी हुई थी। उस पत्थर ने लिटरली एक प्राचीन गूगल ट्रांसलेट का काम किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती से सिंधु लिपि के साथ ऐसा कोई भी द्विभाषी लेख या बाइलिंगुअल टेक्स्ट आज तक नहीं मिला है जो इस भाषा का ताला खोल सके। हालांकि रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी है। उन्होंने इस लिपि में कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न जरूर पकड़े हैं, जैसे कि ये भाषा हमारी तरह बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि मोहरों की बाईं तरफ अक्सर सिंबल जगह कम होने की वजह से आपस में सिकड़े हुए मिले हैं। इसके अलावा ये लेख बहुत ही छोटे हैं, औसतन सिर्फ 5 सिंबल लंबे। और एक और मजे की बात, कई लेखों के एकदम आखिर में एक रहस्यमयी जार या मटके के आकार का निशान बार बार आता है, जो शायद किसी वाक्य के खत्म होने का प्रतीक हो। भाग 4, रहस्यमयी पतन। अब हम इस पूरी मिस्ट्री के आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा समाज जो इतना वेल मैनेज था, इतना शांत और समृद्ध था, वो अचानक से धरती से गायब कैसे हो सकता है? 2600 ईसा पूर्व में जो सभ्यता अपने एकदम टॉप पर थी, अपना गोल्डन एरा जी रही थी, 1900 ईसा पूर्व आते आते उसमें बहुत तेजी से गिरावट आने लगी। अचानक से शहरों का वो शानदार मेंटेनेंस बंद हो गया, नालियां जाम होने लगी, ईंटों का वो फिक्स 4:1 वाला अनुपात और वो स्टैंडर्ड 13.7 ग्राम के बाट, सब कुछ इस्तेमाल होना बंद हो गया। और 1300 ईसा पूर्व तक तो ये विशाल शहर पूरी तरह से वीरान हो गए और हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चूंकि वहां हथियारों का कोई नामो निशान नहीं मिला, इसलिए किसी बड़े बाहरी हमले या युद्ध की थ्योरी को तो पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से 3 कारणों को मानते हैं। पहला, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से नदियों का सूख जाना या अपना रास्ता बदल लेना, जिससे उनकी पूरी खेती बर्बाद हो गई। दूसरा, लगातार आने वाली भयंकर बाढ़ और भूकंप। और तीसरा कारण हो सकता है कि कोई ऐसी जानलेवा महामारी फैली हो जिसका उनके पास कोई इलाज न रहा हो। और सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी महान सभ्यता जिसने हजारों साल तक धरती पर बिना किसी युद्ध के राज किया, अपने शहरों को इतने एडवांस तरीके से बसाया, उसका अंत इतना खौफनाक हुआ कि उसकी पूरी कहानी केवल कुछ टूटी हुई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों में सिमट कर रह गई। बस खामोश खंडेर बचे हैं जो अपने अंदर अनगिनत राज दबाए बैठे हैं। आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। सोचिए, जिस दिन भी इस अनसुलझे कोड को क्रैक कर लिया जाएगा, जिस दिन सिंधु घाटी की ये लिपि अपनी चुप्पी तोड़ेगी, तब क्या होगा? क्या हमें उनके नेताओं के असली नाम पता चलेंगे, उनकी कविताएं, उनका साहित्य, या शायद उनके विनाश का वो एकदम असली कारण? वो आवाजें जो हजारों सालों से मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं, वो हमें क्या नया सिखाएंगी? ये एक ऐसा रोमांचक रहस्य है जिसके खुलने का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है।
हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।